बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। 72 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, यानी टीईटी। इस परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन असली परीक्षा योगी सरकार और प्रशासन की होगी और इसके लिए सरकार ने वो फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिससे पार पाना ना तो पेपर माफिया के लिए आसान होगा और ना ही नकल माफिया के लिए। क्योंकि योगी सरकार परीक्षा को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी की है। महाराष्ट्र में परीक्षा से एक दिन पहले टीईटी पेपर लीक हो गया, लेकिन यूपी में योगी ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए प्रश्न पत्रों के कई अलग अलग सेट बनाए गए हैं। परीक्षा में कौन सा सेट दिया जाएगा, ये परीक्षा के 5 घंटे पहले तय होगा। प्रश्न पत्र वाले बॉक्स कलर कोडेड होंगे और उनमें 1 टाइम डिजिटल लॉक लगाए जाएंगे, जिन्हें परीक्षा से 45 मिनट पहले खोला जाएगा। कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा में भी बिना गड़बड़ी के हुई और अब टीईटी के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। परीक्षा के लिए 60 जिलों में 955 सेंटर हैं, जिनमें 15,99,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आइरिस स्कैन और लाइव फोटो कैप्चर प्रोसेस होगी। केंद्र में टीचरों की ड्यूटी एग्जाम से 30 मिनट पहले डिसाइड होगी। 2 से 4 जुलाई तक होने वाली परीक्षा के लिए फुल प्रूफ प्लान है और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये पहले से तय है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। मुद्दों को उठाया जा रहा है और सरकार को घेरा जा रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा अब जो है योगी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। योगी सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन ऐसा करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधर्म वाला पाठ पढ़ाया। क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने में लगा है और इसी को मुद्दा बनाकर 2027 में चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष को योगी उनके ही जाल में फंसा रहे हैं। अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं। योगी को राजधर्म का पालन वाला ज्ञान बांट रहे हैं। आपका काम राजधर्म का पालन करना है, आप उसको करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। कोई आस्था सुप्रीम नहीं है भारत के अंदर। इन बयानवीरों को जवाब देना योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं। शायद यही कारण है कि 2 बार से प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को चुन रही है। और अब बात कुंभ से पहले संतों के अखाड़ों के बीच महाभारत की। उत्तराखंड के हरिद्वार में अगले साल लगने वाले अर्ध कुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भीतर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि विरोधों के बीच एक गुट ने नई कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है, जो अगले 5 साल तक काम देखेगी। इसके गठन के लिए हरिद्वार में एक बैठक हुई, जिसमें 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत शामिल हुए, जिसमें 3 वैष्णव, 2 उदासीन, 2 सन्यासी और एक निर्मल अखाड़ा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जय श्री राम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जय। 8 अखाड़ों की बैठक। 8 अखाड़ों ने मिलकर महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नई टीम कुंभ 2027 की तैयारियों पर काम करेगी। 8 अखाड़ों ने मिल करके हमारे महानिर्वाणी के श्री महंत जी रविंद्र पुरी जी महाराज को आज पुणे से अगले 5 वर्षों के लिए वो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है। हरिद्वार में 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर बहुमत के आधार पर कार्यकारिणी का गठन तो कर लिया, लेकिन निरंजनी अखाड़े के नेतृत्व में 5 अखाड़े इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। 5 अखाड़ों के दूसरे गुट को इनका फैसला मंजूर नहीं है। अब देखना होगा कि 2 गुटों में बंटे अखाड़ों के इस विवाद का हल कैसे होता है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अगली खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बैंक की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि चंदा चोरी की जानकारी 5 जून को ही मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई अहम जानकारियां छिपाई गई।
सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े खुलासे की, जो 5 जून के एक वीडियो से हुआ है, जिसमें अविनाश शुक्ला कस्टडी में दिख रहा है। उसके हाथ में एक काला बैग है। बताया जा रहा है कि इसमें चढ़ावा चोरी के पैसे बरामद हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 5 जून को अविनाश शुक्ला पकड़ा गया तो इसके खिलाफ उसी समय FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इसके बाद मामला 7 जून को सार्वजनिक हुआ। अब इस मामले में दूसरा बड़ा खुलासा बैंक की भूमिका से जुड़ा है, क्योंकि SBI के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। करीब 3 महीने पहले ही SBI ने इन संदिग्ध गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। मतलब साफ है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी का खेल चल रहा था। अब जांच चल रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें जरूर कड़ी सजा मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 8 आरोपियों से अब SIT पूछताछ करेगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि चंदा चोरी का बड़ा खेल आखिर किसने किया है। और इस बीच अयोध्या के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि वो चंदा चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। राम जन्मभूमि चंदा चोरी से जुड़े हुए किसी अभियुक्त की वकालत नहीं करेंगे। ये नैतिकता के आधार पर है। अगर कोई वकील केस लड़ेगा तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा वकीलों ने ट्रस्ट पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सभी राम भक्त चाहते हैं कि ये ट्रस्ट खत्म होना चाहिए और नया ट्रस्ट बनना चाहिए। जो दान पात्र का है वो पूरा उनके ट्रस्ट के कस्टोडियन का मामला है, उसमें बाहर से कोई साक्ष्य नहीं आ सकता, तो इंटरनल सारे साक्ष्य उन्हीं के पास हैं। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि छोटी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। भी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार सभी आरोपी 13 जुलाई तक अब रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान इनसे SIT इनके आकाओं के नाम के साथ साथ कई सवाल पूछेगी। उम्मीद है कि पूछताछ के बाद कुछ और किरदार भी सामने आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की करेंगे, जिसे लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और अब मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हर महीने 17,000 कमाने वाला लवकुश अयोध्या में ही 1 करोड़ का एक आलीशान घर बनवा रहा था। और जी मीडिया की टीम लवकुश के निर्माणाधीन मकान तक पहुंची तो मकान देखकर हैरान रह गई, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे गिनती करने वाले जिस लवकुश मिश्रा जो 1 साल पहले तक किराए के मकान में रहता था, जिसकी सैलरी भी 17,000 रुपए महीने थी, उसने अक्टूबर 2025 में अयोध्या में शहादतगंज इलाके में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से 1000 स्क्वायर फीट की एक जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस जमीन पर करीब 1 करोड़ की लागत से 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। तो ये लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान है, जो कि अयोध्या शहर में है। और कितनी आलीशान बिल्डिंग ये बन रही है, इसको आप देखने के बाद अंदाजा लगा लिए होंगे कि कितना आलीशान बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और 3 से 4 महीने में महज ये बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे में उसकी आय के मुकाबले इतनी बड़ी संपत्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। SIT अब बाकी आरोपियों की भी संपत्ति खंगालने में जुट गई है। अगली खबर पटना से है, जहां लालू परिवार ने 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। कुछ सामान तेजस्वी के सरकारी आवास 1 पोलो रोड भेजा गया है, तो कुछ सामान कौटिल्य नगर के निजी आवास पर। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि लालू राबड़ी का नया पता क्या होगा, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अभी तय नहीं किया है उन्हें स्थायी रूप से रहना कहाँ है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड का बंगला पूरी तरह से अब खाली हो गया है। देखिए कैसे पौधे ले जाए जा रहे हैं, सामान ले जाया जा रहा है। तेजस्वी यादव अब 1 पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में रहेंगे। आज सुबह तेजस्वी और लालू प्रसाद अलग अलग गाड़ियों से वहां के लिए निकले। अब बड़ा सवाल ये है कि लालू राबड़ी का नया स्थायी पता क्या होगा। राबड़ी देवी अभी तो तत्काल शिफ्ट करेंगी 1 पोलो रोड में, जहां तेजस्वी यादव के नाम से वो भवन आवंटित है विपक्ष के नेता के नाते। लेकिन 4 पता है उनके पास, और उसमें परमानेंट कौन सा पता होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग के आवास की चाबी नहीं सौंपी है, क्योंकि सामान की लिस्ट नहीं सौंपी। हालांकि राबड़ी देवी के पास अभी 3 ऑप्शन है। वो बेटे तेजस्वी के साथ 1 पोलो रोड में रह सकती हैं, कौटिल्य नगर में उनका घर बन रहा है और 39 हार्डिंग रोड सरकार ने उन्हें दिया है। बंगले का विवाद तो थम गया, अब निगाहें लालू राबड़ी के नए पते पर टिकी हुई हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के तहत बेतिया में पुलिस हत्या मामले में फरार अपराधियों के घर पहुंची, ढोल नगाड़ों के साथ उनके घरों पर सरेंडर करने का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान बेतिया पुलिस ने अपराधियों के घर पर न केवल कोर्ट का नोटिस चिपकाया बल्कि अल्टीमेटम भी दे दिया।
कि अगर आरोपी तय समय में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इधर कौन रहता है, जिसका है उसका टूटेगा। दरअसल बेतिया पुलिस ने 2025 में हुए एक हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की और 3 फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया और ढोल ताशे के साथ पूरे इलाके में मुनादी कराई। डुगडुगी पिटवाकर पुलिस ने घर वालों के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने की नसीहत दी। बता दें कि बिहार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए सम्राट फोर्स फुल एक्शन मोड में है और बदमाशों का बैंड बजाने की तैयारी में जुटी हुई है। सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं का अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तरफ पुलिस उनकी कुंडली खोलकर एक्शन में जुटी है तो जनता अंडे फेंक रही है और पुलिस का कोई भी जतन इन्हें अंडों से बचा भी नहीं पा रहा है। पूर्व वर्धमान से लेकर हावड़ा और कोलकाता के पानीहाटी तक टीएमसी के नेताओं पर अंडा बरसाया गया। वर्धमान में जिले के यूथ टीएमसी प्रेसिडेंट सौभाग्य मजूमदार को उस वक्त निशाना बनाया गया जब किसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाया गया था। बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी और जैसे ही वो आए वहां अंडा बरसाना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से आरोपी को भीड़ से बचाकर गाड़ी में बैठाकर रवाना कर दिया। हावड़ा में तो तृणमूल नेता सनातन गोस्वामी के भाई चंदन गोस्वामी जनता के गुस्से का शिकार बन गए। वहां महिलाओं ने उन पर अंडे फेंक दिए जिससे वो किसी तरह से बचकर निकले। जबकि कोलकाता के पानीहाटी इलाके में टीएमसी पार्षद जयंत दास पर भी अंडे चल गए। जनता का गुस्सा उन पर उस वक्त फूटा जब पुलिस उन्हें जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार के बाद अपने साथ ले जा रही थी। गो या गोमांस तस्करी से जुड़े मामलों में होने वाली कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले आरोपी आमतौर पर पुरुष ही होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में 2 मुसलमान महिलाओं को गोमांस की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है जो आपस में बहनें हैं। जमीन पर बैठी इन युवतियों पर ही गोमांस का कारोबार करने का आरोप लगा है। इसका खुलासा तब हुआ जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शक के आधार पर इनसे पूछताछ की तो उन पर हमला करने के बाद ये भागने लगी। इस दौरान उन्होंने गोमांस वाला बैग नहर में फेंक दिया। खड़े बेटा एक रस्सी लाओ घर से। लेकिन पुलिस और दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से इन्हें पकड़ लिया गया और नहर से गोमांस भी बरामद कर लिया गया। ये दोनों बहनें कई दिनों से बाइक के जरिए ये गोमांस के कारोबार में जुटी थी, लेकिन आज पकड़ में आ गई। आज ये निकली, मैंने इनका पीछा किया, ये ऐसे भाग रही थी जैसे मतलब क्या बताएं, जैसे कोई तस्कर भागे। पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है और गोमांस को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने 59 साल पुराने एक फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई करते हुए सईदुल नाम के एक अवैध कब्जाधारी पर शिकंजा कस दिया है और इसने 1-2 नहीं बल्कि 38 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी आज की कीमत 101 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो देखिए 101 करोड़ की जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल से खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन पूरी नापजोक कर रहा है और किस तरीके से जमीन के ऊपर कब्जा किया गया इसकी जब तस्दीक हुई उसके बाद इस 38 बीघा सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा था उसको हटाने की कवायद शुरू हुई। अवैध कब्जाधारी पर शिकंजा भी अब कस दिया गया है। सईदुल नाम का ये शख्स है जिसने ये कब्जा किया हुआ था और आज प्रशासन ने संभल में ये आप समझिए लगभग 60 साल पुराना फर्जीवाड़ा है जिसको अब आज उजागर किया गया है। इसकी पूरी नापजोक की गई। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जेसीबी का एक्शन भी शुरू हुआ। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। संभल के एसपी इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से संभल के भू माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। ग्राम सभा की जमीन से सईदुल को बेदखल करने के लिए खुद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। इतने दिन रख लिया, बढ़िया है, खुशी खुशी ठीक है। सईदुल ने संभल नगर पालिका परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया था और जमीन अपने नाम करा ली। यही नहीं, मामले का खुलासा होने पर उसने कोर्ट कचहरी का ऐसा ताना बाना बुना, फैसला आने में 59 साल लग गए। अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सईदुल्लाह थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। 1967 में सईदुल्लाह ने फर्जी तरीके से इसका पट्टा हासिल कर लिया था।
इसके बाद उसने इसकी प्लॉटिंग कर बेचना शुरू कर दिया। वहीं इसके कुनबे ने यहाँ मेंथा और बोन मिल फैक्ट्रियां लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें कब्जा हटाने या फिर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे चौड़ीकरण की जद में एक और मस्जिद आ गई है और अब 200 साल पुरानी पलंग मस्जिद को हटाने वाला ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि मस्जिद को रेलवे की जमीन पर बनाया गया है। ऐसे में इसे हटाने के लिए जल्दी नोटिस देने के बाद बुलडोजर एक्शन भी होगा, क्योंकि इससे पहले इसी इलाके में अजगैब मस्जिद को रातों रात गिरा दिया गया था, तो शहीदा मस्जिद को भी अल्टीमेटम दिया गया है और अब नंबर पलंग वाली मस्जिद का आ चुका है। ये 22 गज तक अंदर चौड़ा हो रहा है और इसी को लेकर ये पूरी मस्जिद यहाँ से हटाई जानी है। मस्जिद की नपती के साथ अब मार्किंग हो चुकी है और अब इंतजार है रेलवे प्रशासन के नोटिस का, क्योंकि नोटिस में मस्जिद हटाने की दी गई डेडलाइन के बाद योगी सरकार का बाहुबली चलेगा। 200 साल पुरानी ये पूरी मस्जिद है, इसमें इबादतगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। मस्जिद में रहने वाले जमील का कहना है कि यहाँ पूर्वजों की कब्रें हैं, लेकिन जिस तरह अजगैब मस्जिद को गिराया गया, उन्हें रात में डर लगता है कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए। कानून नियम तो बन चुका है, अब तोड़ेगा उसी को सरकार के ऊपर आदमी मजबूर बने, कुछ कर नहीं पाएगा। रेलवे काशी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर रहा है और इसके लिए रेलवे की जमीन पर किए अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें नया नाम पलंग वाली मस्जिद का भी जुड़ गया। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस खबर को देखने के बाद आपके लाखों रुपए बच जाएं, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। और अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी व्हीकल लेने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इस पॉलिसी के लागू होने से बम्पर फायदा हो सकता है। हम आपको बता दें कि ईवी पॉलिसी 2026-2030 को मंजूरी दे दी गई है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए से कम की कार खरीदने पर फायदा होगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहन खरीदने पर भी फायदा होगा। बैटरी की क्षमता के मुताबिक 10,000 रुपए के WH की छूट इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन को भी मिलेगी। अधिकतम 50,000 रुपए की छूट दी जाएगी। छोटी कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट होगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। अलीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग उड़ान पर निकला एक 2 सीटर विमान अचानक खेत में गिर गया। हादसे में ट्रेनिंग पायलट घायल हो गई। आसमान में उड़ान और कुछ ही पलों बाद खेत में जा गिरा ट्रेनिंग विमान। तस्वीरें कासगंज पुलिस लाइन के पास की है, जहां एक 2 सीटर ट्रेनिंग विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर पड़ा। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। ये विमान अलीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग उड़ान पर निकला था, जिसमें मौजूद ट्रेनी पायलट रास्ता भूल गई और विमान खेत में क्रैश हो गया। हादसे में ट्रेनी महिला पायलट घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि फिलहाल विमान हादसे के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। बिहार के दरभंगा में मोबाइल नंबर को लेकर 2 दोस्तों के बीच हुई लड़ाई के बाद ऐसा बवाल हुआ कि मामला सांप्रदायिक हो गया और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, पुलिस ने इसे कंट्रोल कर लिया। विवाद सिर्फ 2 दोस्तों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज से शुरू हुआ था, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे को अपना नंबर नहीं दिया और इसकी वजह उसके नंबर का मिसयूज बताया, जिसे दूसरा दोस्त इतना भड़का कि उसकी पिटाई कर डाली और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद मार खाया दोस्त बदला लेने के लिए अपने लोगों के साथ मारने वाले दोस्त के मोहल्ले में आ धमका और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस पथराव के बाद दूसरे पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी पथराव शुरू कर दिया और डंडा लेकर उन्हें पीटने के लिए दौड़े। हालांकि इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और दंगे जैसी बनती स्थिति को रोक लिया। एहतियातन यहां बाजार को बंद करा दिया गया है और उपद्रव करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और अब बात शहर शहर सड़क हादसों की। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये 3 तस्वीरें हादसों से सोमवार की गवाही दे रहे। पुणे में 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई तो जालंधर में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं अल्मोड़ा में एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सबसे पहले बात पुणे की, जहां उस वक्त नासिक हाईवे पर अफरा तफरी मच गई जब बारिश के दौरान एक के बाद एक तेज रफ्तार से चल रही 3 कारें एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ऐसा ही दर्दनाक नजारा पंजाब के जालंधर में भी देखने को मिला, जहां 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अल्मोड़ा में एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भयावह था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया।
अगली खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां कई इलाकों में शाम को हल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। रियल तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एहसास जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो रहा है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों का हाल बेहाल हो गया। और रियल और फील्ड टेम्परेचर के बीच अंतर का कारण है ह्यूमिडिटी यानी नमी, जिसे हीट इंडेक्स के लिए नापा जाता है। इसके मुताबिक अगर थर्मामीटर 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन नमी 60% से 80% के बीच है, तो हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। और इसी के कारण दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और खतरनाक उमस के कॉम्बिनेशन से रियल फील्ड टेम्परेचर ने लोगों की हालत खराब कर दी है। आज ही की बात करें तो आज सुबह 11:30 बजे का हीट इंडेक्स करीब 49 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2:30 बजे ये करीब 50 डिग्री सेल्सियस था और शाम 5:30 बजे तक ये 50 डिग्री से ज्यादा चला गया। दरअसल दिल्ली में इस बार मॉनसून करीब एक हफ्ते की देरी से पहुंचने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 जुलाई के बाद ही दिल्ली में मॉनसून की एंट्री होगी, तब तक गर्मी और उमस बनी रहेगी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है, साथ ही जारी है आग लगने का सिलसिला भी। बीते 24 घंटे में गर्मी की वजह से लगी आग ने देश के कई शहरों में तांडव मचाया, जिससे घर से लेकर फैक्ट्री तक दहक उठे। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर तक आग का ये कहर देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना में एक फैक्ट्री में आग लगी तो यूपी के नोएडा में फिर से एसी बम बन गया, तो वहीं दिल्ली में बिजली के मीटर गर्मी की वजह से फट पड़े। पटना में आग ने एक डालडा फैक्ट्री पर कहर बरपाया। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गर्मी में तप रहे मशीनों और डालडा ने फैक्ट्री को देखते ही देखते आग की भट्टी में बदल दिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आ पहुंची। वहीं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में भी आग लगने से दहशत फैल गई। यहां एक एसी में हुए ब्लास्ट के बाद लगी आग ने 3 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि दिल्ली के केशवपुरम में एक अपार्टमेंट के निचले तल पर लगे बिजली के मीटर भी गर्मी की वजह से बम बन गए। एक मीटर में निकली चिंगारी ने वहां मौजूद 24 मीटर को अपनी चपेट में लिया और फिर पूरी बिल्डिंग ही आग की चपेट में आ गई। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान सिया का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान केतन को धक्का देने का पूरा सच बताया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि हत्या बेहद सुनियोजित तरीके से की गई थी। सिया ने ये कबूलनामा दिया है कि सिया किले पे आके जब नीचे बैठी और उसके शूज की लेस बांध रही थी, तभी चेतन ने आके केतन को धक्का दिया और नीचे खाई में गिराया। सिया ने कबूल किया कि जूते के फीते बांधने का बहाना था, असली मकसद तो केतन की मौत की साजिश को ही अंजाम देना था। पहले से बनाई गई साजिश, फीते बांधने का बहाना, चेतन ने केतन को दिया धक्का, 400 फीट खाई में गिरा केतन। और पुलिस ने कल घटनास्थल पर जाकर दोषियों के साथ पूरी साजिश का सीन रिक्रिएट किया, ताकि सबूतों और दोषियों के बयान का मिलान हो सके। अब देखना होगा कि सिया के कबूलनामे और सबूतों के आधार पर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। कर्नाटक के बेंगलुरु से रिश्तों को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की ही हत्या कर दी। लेकिन पहले दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पहले एक ही जगह काम करते थे और करीब 3 से 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन लड़की का परिवार शादी के पक्ष में नहीं था। इसके बाद अंजलि ने राजीव से दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक दिन डिनर के दौरान दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ। अब इसी दौरान राजीव ने चाकू से अंजलि की गर्दन पर वार कर दिया। घायल अंजलि को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन याद रखें कि किसी भी रिश्ते में रिजेक्शन हिंसा का कारण नहीं बनना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है, इसके आए दिन उदाहरण सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने सागर के एक 19 महीने के मासूम की आंखों की रोशनी ही छीन ली और अब वो सिस्टम दोषियों पर एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन क्या ये सिस्टम उस मासूम की आंखों की रोशनी लौटा पाएगा? वो मासूम जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। आरोप है कि मासूम की आंखों में लालपन की शिकायत थी और डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उसकी आंखों में नोजल ड्रॉप डाल दिया, जिससे मासूम की आंखों की रोशनी चली गई। एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, रोशनी चली गई।
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पुलिस से की है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल ने बच्चे को भोपाल एम्स भेजने की सलाह दी। जब एम्स में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और रोशनी चली गई है, अब मामले में लीपापोती के लिए जांच टीम बनाकर एक्शन की बात कही है। ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उसकी कार्रवाई की। जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन सिस्टम कब सुधरेगा, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश से ही आंख फोड़वा कांड सामने आया था। अस्पताल में बच्चों को कुतर दिया था। वहीं अस्पतालों में चूहे के घूमते हुए वीडियो सामने आते रहते हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं ने मुसलमान महिलाओं को कैद करने की खूब कोशिशें की हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में इन्हीं महिलाओं ने अपनी तलवारबाजी से सबको हैरान कर दिया। मौका मुहर्रम के जुलूस का था, लेकिन चेतावनी मदरसे के कुकर्मी मौलानाओं के लिए थी। शरीर पर लंबा काला बुर्का, कंधे पर तलवार और दिल में जोश और जज्बा। ये है लश्कर-ए-बहत्तर अखाड़े की जाबाज तलवारबाज, जो मुहर्रम के जुलूस में करतब दिखाने के लिए उतरी तो हर कोई इन्हें देखता रह गया। किसी हुनरमंद तलवारबाजों की तरह इन्होंने जमकर अपनी कला का प्रदर्शन किया और हर किसी का मन मोह लिया। इसकी शुरुआत बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के तौर पर हुई थी, लेकिन अब वो अखाड़े में भी उतर रही हैं। आजकल के जो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो चुका है, और जो गर्ल्स अपराध हो रहे हैं उसके लिए ये सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क में तलवार चलाते हैं हम लोग, हमको खेलते हुए 3 साल हो गए। सामान्य खेलों में भी लड़कियों को हिस्सा लेने से रोकने वाले मुस्लिम समाज ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में राजस्व और पुलिस टीम पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 3 महिला और 4 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि अब ये सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे। और अब देखिए, 24 घंटे पहले जो लोग पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को पीट रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, अब वो लोग सलाखों के अंदर हैं। गिरफ्तार 7 लोगों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। गिरफ्तारी के बाद इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। पहले महिलाओं को देखिए कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर जब जमीन की पैमाइश के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम जब गांव पहुंची तो इन लोगों ने हमला कर दिया। शायद ये भूल गए थे कि योगी फोर्स गुनाहों का हिसाब करने में देर नहीं करती है। बहुत बड़ी गलती कर दी, सरकारी काम में रुकावटें डाल दिया, वैसा भविष्य में। गिरफ्तारी के बाद इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब कानून इनको इनके किए की सजा देगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्वतखोर अफसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने काम कराने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और आरोपी को एक रेस्टोरेंट में पैसे लेने के लिए बुलाया। जैसे ही आरोपी अफसर ने पैसे लिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और ये सब वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके बाद आरोपी अफसर खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन टीम ने उसे नहीं छोड़ा। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ गजरौला थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल आरोपी हसनपुर तहसील में अफसर है और उसने एक व्यापारी से काम कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। डील 10,000 रुपए में तय हुई थी। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत की, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने जांच में सब सही पाया और फिर सारा जाल बिछाया। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।